नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो आज हम विस्फोट में आपके लिए लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जो चल रहा है उसे लेकर के। पहले दौर की वार्ता पूरी तरीके से फेल हो गई है, वहीं दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी चल रही है। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका ने भी अपनी शर्तें आगे बढ़ा दी हैं। अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ अमेरिका, उसका साफ तौर पर कहना है कि वो अपनी शर्तों पर ही बात करेगा। इन सब के बीच में अमेरिका ईरान पर दबाव भी बन रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप और पीट हेग्सेट ने ईरान पर समझौते के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया। इस बीच खबर है कि अमेरिका जंग में हुए नुकसान से उबरने का प्रयास कर रहा है। वो अपने हथियारों के खाली हुए जखीरे को दोबारा भरने की कोशिशों में लग गया है। तो क्या ये बातचीत केवल समय बिताने की कोशिश है या वास्तव में दोनों पक्ष शांतिपूर्ण हल चाहते हैं? वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अमेरिका और इजरायल हमेशा से ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ आखिरकार क्यों रहे हैं। पिछले साल भी 12 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिका और इजरायल के विमानों ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर तबाही मचाई थी और इस बार भी अमेरिका और इजरायल के निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने ही हैं। अमेरिका ने अपनी मांगों में ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को हासिल करने की शर्त भी रखी। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने इस यूरेनियम को लेकर के बड़ा दावा किया, हालांकि ईरान ने इस दावे को नकार दिया। आज हम आपको राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे और उसकी हकीकत के बारे में भी बताएंगे। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अमेरिका और ईरान की तरह ही इजरायल और लेबनान के बीच में सीज फायर लागू हो गया है। फिलहाल ये संघर्ष विराम 10 दिन का है, लेकिन इसने लेबनान के लोगों को बड़ी राहत दी है। बताया ये जा रहा है कि कई जगहों पर लोग अपने घरों की ओर लौटते हुए दिखे हैं। कई जगहों पर लोग संघर्ष विराम का जश्न मना रहे हैं। लेकिन इस सीज फायर के ऐलान के ठीक पहले और बाद भी लेबनान में तबाही मची हुई है। इजरायल के हमलों ने लेबनान को दहला दिया है। सवाल उठने लगा है कि क्या यह सीज फायर टिक पाएगा। इस बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे, तो चलिए करते हैं शुरुआत। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमेरिका के ईरान पर दबाव बनाने का जो प्रयास है वो लगातार चल रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी देखने को मिली है। डील नहीं हुई तो फिर होगी जंग। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। अमेरिका की ईरान पर दबाव बनाने की जो कोशिश है वो दरअसल चल रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी देखने को मिली है कि डील नहीं हुई तो फिर से जंग होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ी बात कही है। हालांकि वो ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि जब ये बातचीत होगी तो बातचीत के वक्त में वो भी जा सकते हैं ईरान के साथ साथ वो भी बातचीत के लिए टेबल पर आ सकते हैं। और अगर ये बातचीत सफल होती है तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, यानी ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को लेकर के लगातार बड़ी धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये प्रेशर बनाने की कोशिश है। ये प्रेशर बनाने की कोशिश इस तरीके से है कि अगर ये देश ईरान मान जाता है तो ठीक, और नहीं मान जाता है तो उसे मनाने का प्रयास इसी तरीके से किया जाएगा। इसी तरीके से धमकियां देकर के ये प्रयास किया जाएगा। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों के लिए वैसे भी इस पूरे युद्ध के दौरान मशहूर रहे हैं। उनकी तरफ से एक तरफ ये कहा गया कि सब कुछ ठीक चल रहा है और ये युद्ध समाप्त होने की कगार पर आ गया है। दूसरी तरफ अब वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर डील नहीं हुई तो फिर से जंग की शुरुआत हो जाएगी, यानी वो पूरी की तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। वही एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। बताया ये जा रहा है कि मुस्तफा को लेकर के अमेरिका बड़ा दावा कर रहा है। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट पर मुस्तफा का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के सुप्रीम लीडर है मुस्तफा जख्मी है, ये हेग्सेट कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुस्तफा को लेकर के अमेरिका बड़ा दावा कर रहा है और कह रहा है कि मुस्तफा खामनेई जख्मी है। हालांकि ये कई रिपोर्ट्स के माध्यम से बताने का प्रयास पहले भी किया गया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई जख्मी है। कभी ये कहा गया कि उनका इलाज रशिया में चल रहा है, कभी ये कहा गया कि उनके पैरों में फ्रैक्चर हुआ है, उन्हें जख्मी हुए हैं, घाव आए हैं। लेकिन इन सब के बीच में पीट हेग्सेट की तरफ से एक और बयान दिया गया जिसमें यह बताया गया कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई जख्मी है। और मुस्तफा खामनेई जब से ईरान की सत्ता पर काबिज हुए हैं तब से उन्हें कभी भी किसी ने देखा ही नहीं है। इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो हमले में सच में जख्मी हुए हैं। दो खबरें हैं, एक तरफ अमेरिका प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ईरान पर प्रयास कर रहा है प्रेशर डाल करके अपनी बातों को, अपनी शर्तों को मनवाने का, तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये पूरी तैयारी इसलिए की जा रही है कि जब दूसरे दौर की बातचीत हो तो ईरान अच्छे नेगोशिएटर वाली भूमिका में अड़ा न रहे बल्कि अमेरिका की बातों को मान ले। वही दूसरी खबर ये आ रही है कि मुस्तफा खामनेई को लेकर के बार बार जो बयान आ रहे हैं उसके तहत ये बताया जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई बीमार हैं, जख्मी हैं और पीट हेग्सेट की तरफ से एक बार फिर से बयान जारी किया गया है। ये दो खबरें ये बताने के लिए काफी है कि मिडिल ईस्ट में आखिरकार किस तरीके से अभी भी अमेरिका अपना दबदबा स्थापित करके वहां पर सब कुछ तबाह करने वाली जो रणनीति लेकर के गया था उस पर ही टिका हुआ नजर आ रहा है। सीज फायर सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये टाइम बाय करने की कोशिश है जिसके तहत वो आगे आने वाले वक्त पर ईरान पर और तगड़ा हमला कर सके।
अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर लगातार चल रहा है, बातचीत की कोशिशें भी लगातार चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में राष्ट्रपति ट्रंप ने जंग को लेकर के एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जंग जल्द ही खत्म हो सकती है। आखिर क्या है उनके इस दावे का आधार, किस वजह से वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो सकती है, आपको बताते हैं। अमेरिका और ईरान में तकरीबन 40 दिन तक चले युद्ध में भीषण तबाही हुई। ईरान के 12,000 से ज्यादा ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल ने बारूद बरसाया। ईरान का जर्रा जर्रा जंग में हुई तबाही की गवाही दे रहा है। हालांकि अमेरिका और इजराइल ईरान की ताकत को आंकने में फेल हो गए। जंग में अयातुल्ला अली खामने की मौत के रूप में उन्हें थोड़ी कामयाबी जरूर मिली, लेकिन ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका और इजराइल के साथ साथ खाड़ी देश दहल गए। ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस पर बारूद बरसाया। सऊदी अरब, कतर, बहरीन समेत खाड़ी देशों के अहम ठिकानों पर अटैक किए गए। इजराइल को तो जैसे समतल पर डालने की कसम खा ली हो। हालांकि मध्यस्थों के प्रयास के बाद दोनों पक्षों के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ। सीज फायर का इस्तेमाल दोनों पक्षों के बीच आम सहमति बनाने के लिए तो किया ही जा रहा है। इस बीच युद्ध के अगले दौर की तैयारियां भी की जा रही हैं। हालांकि अब राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान से युद्ध बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान युद्ध अच्छे तरीके से चल रहा है और ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है और उनके नेतृत्व में इसे और मजबूत बनाया जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि हम जो चाहे कर सकते हैं, ये युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए। सब कुछ बिल्कुल सही रहा है। अमेरिका के एक्शन का बचाव करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान पर कार्रवाई जरूरी थी। उनके मुताबिक अगर अमेरिका ने कदम नहीं उठाया होता तो बहुत बुरे हालात बन सकते थे। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी कार्रवाई के शानदार नतीजे जल्द देखने को मिलेंगे। इस बीच सूत्रों का दावा है कि दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि सीजफायर को आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि बातचीत जारी रह सके। I said we were in there for 2 months, and you know what? We're going to have victory very shortly. This is not, and against a very tough, smart country. These people were fighters, and you know, I don't want to claim it before the fact, but they have no navy left. 158 ships at the bottom of the sea. 158. Think of it. 158. I got angry. I said, "Why didn't you save them? We could have used them, you know." 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध में भारी जान माल का नुकसान हुआ। खबरों के मुताबिक ईरान में कम से कम 3,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लेबनान में 2100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उधर इजराइल में भी 20 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जंग के दौरान अरब देशों में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। युद्ध की वजह से दुनिया भर में तेल संकट पैदा हो गया। दरअसल ईरान ने दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई के लिए अहम रूट होर्मुज को ब्लॉक कर दिया। कई देशों में तो लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए। खबरों के मुताबिक मध्यस्थ देश 3 बड़े मुद्दों पर समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कंट्रोल और युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई शामिल है। वही ईरान के मददगारों को लेकर के अमेरिका बड़ी चेतावनी देते हुए नजर आ रहा है। ईरान के खिलाफ नेवल ब्लॉकेड जारी रखने का ऐलान कर दिया गया है। उनके खिलाफ ये कार्रवाई होती रहेगी, ये जनरल डैन केन कहते हुए नजर आ रही है। जरूरत पड़ी तो जहाजों पर कब्जा भी कर सकते हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो आपको बताएं कि ईरान के खिलाफ नेवल ब्लॉकेड जारी रखने की चेतावनी अमेरिका दे रहा है। वो कह रहा है, जनरल डैन केन ये कह रहे हैं कि नाकेबंदी की वजह से वापस लौटे 13 जहाज और अगर आवश्यकता पड़ी तो एक बार फिर से हम नेवल ब्लॉकेड लगाना शुरू कर देंगे, जैसा उनकी तरफ से फारस की खाड़ी के वक्त पर किया गया था। ये युद्ध से जुड़ी हुई कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये युद्ध आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ईरान के मददगारों को अमेरिका की बड़ी चेतावनी ये है कि ईरान के खिलाफ नेवल ब्लॉकेड जारी रखे जाएंगे, नाकेबंदी तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जरूरत पड़ी तो जहाजों पर कब्जा भी किया जा सकेगा। जनरल डैन केन ने कहा है कि नाकेबंदी की वजह से वापस लौटे हैं 13 जहाज।
वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी एक तरफ ये समन्वय स्थापित करने की कोशिशें की जाती है, दूसरी तरफ अमेरिका से कोई जनरल उठ करके आ जाता है, या फिर राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति की तरफ से या फिर पीट हेग्सेथ की तरफ से इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, जिसके बाद चर्चा ये गरमाने लगती है कि क्या ये युद्ध कभी समाप्त हो पाएगा, क्योंकि इनकी मंशा ऐसी लगती नहीं है। खबर यह है कि इजराइल का लेबनान के टायर शहर पर एक बार फिर से अटैक देखने को मिला है, और ये विस्फोट में इस हफ्ते की ये तीसरी बार हम खबर आपको बता रहे हैं कि टायर शहर को एक बार फिर से निशाना इजराइल की तरफ से बनाया गया है। सीज फायर के पहले इजराइल का बड़ा हमला यहां पर हुआ है और 2 दिन में 9 लोगों की मौत की खबर है, 6 लोग घायल हुए हैं। सीज फायर के पहले ये हमला किया गया। ये सीज फायर के पहले की जरा तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमला किया गया था। जरा ये तस्वीरें आप देखेंगे कि यहाँ सब कुछ तबाह कर दिया गया है, और इसकी वजह से 2 दिन के भीतर 9 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि वॉशिंगटन डीसी में जो बैठक हुई उसमें लेबनान और इजराइल इस बात पर सहमत हो गए हैं कि सीज फायर किया जाएगा, लेकिन सीज फायर के पहले ही बहुत बड़ा नुकसान किया गया। हालांकि सीज फायर होते ही फिर से एक बार साउथ लेबनान पर हमले करने शुरू कर दिए गए थे। अब 2 खबरें आपको दिखा रहे हैं कि नाकेबंदी को लेकर के जनरल डेन केन कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आवश्यकता पड़ी तो हम इस ब्लॉकेड को फिर से और बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि हम यहां से यानी फारस की खाड़ी से, हॉर्मुज से हम अपनी नाकेबंदी को हटा रहे हैं। अब जनरल डेन केन ये कह रहे हैं कि हम वहां पर फिर से नाकेबंदी लगा सकते हैं। वो 13 दिन में नाकेबंदी की वजह से जहाजों को हमने वापस लौटा दिया है। एक खबर हम आपको ये बता रहे हैं कि जहां सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बताया गया कि सीज फायर के पहले जो हमला हुआ उसमें 2 दिन के भीतर 9 लोगों की मौत की खबर है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ताजा तस्वीरें हैं, ये सीज फायर के तुरंत पहले की तस्वीरें हैं जब ये हमला किया गया था। ईरान के खिलाफ अमेरिका की प्रेशर टैक्टिक्स जारी है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने ईरान को बड़ी चेतावनी देते हुए समझौता कर लेने के लिए तक कह दिया है। एक और राष्ट्रपति ट्रंप जल्द ही ईरान से जंग खत्म हो जाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका की ओर से ईरान पर समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने ईरान को चेतावनी दी। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान को चेतावनी दी है कि या तो सुनहरे भविष्य को चुने या फिर अपने ऊर्जा संयंत्रों और बुनियादी ढांचे पर बमबारी झेलने के लिए तैयार रहे। माना जा रहा है कि अमेरिकी वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ और जनरल डैन केन के बयान वार्ता से पहले ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान के पास अभी भी सुनहरा भविष्य चुनने का मौका है, लेकिन अगर उसने कोई भी गलत कदम उठाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हेग्सेथ ने कहा कि अगर ईरान ने बातचीत का रास्ता नहीं चुना तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। But there is an alternative. As our negotiators have said, you, Iran, can choose a prosperous future, a golden bridge, and we hope that you do for the people of Iran. In the meantime, and for as long as it takes, we will maintain this blockade, successful blockade. But if Iran chooses poorly, then they will have a blockade and bombs dropping on infrastructure, power, and energy. And at the same time, उधर अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने भी तेवर कड़े करते हुए साफ कर दिया है कि अमेरिकी सेना किसी ब्रेक या सुस्ती के मूड में नहीं है। जनरल केन ने कहा कि अमेरिकी सेना पूरी तरह से तैयार है और बहुत कम समय में ही एक बड़े अभियान को फिर से शुरू कर सकती है। जनरल केन ने स्पष्ट किया कि होर्मुज पर नाकाबंदी केवल ईरान के बंदरगाहों के लिए है, न कि होर्मुज से गुजरने वाली सभी जहाजों के लिए। चाहे किसी भी देश का जहाज हो, अगर वो ईरानी तट की ओर जाएगा या वहां से आएगा तो उसे दबोच लिया जाएगा। हालांकि इससे पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज से नाकाबंदी हटाने का ऐलान किया था। जनरल केन ने होर्मुज जैसे भीड़भाड़ वाले समुद्री रास्ते में अमेरिकी नौसेना की काबिलियत की तुलना एक स्पोर्ट्स कार से की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नाविक इतनी सावधानी से जहाज चलाते हैं जैसे किसी व्यस्त दिन सुपरमार्केट की पार्किंग में स्पोर्ट्स कार चलाना हो, जहां बच्चों और भीड़ का भी ख्याल रखना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। इजराइल लेबनान सीज फायर पर ट्रंप का पोस्ट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह सही काम करेगा, ट्रंप की तरफ से कहा गया है। अब क्या कुछ ये पूरी खबर है वो आपको बताती हूँ, लेकिन इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर हो गया, ये सबसे अच्छी बात है। और ये वॉशिंगटन डीसी में हुआ है जब बातचीत की टेबल पर दोनों देश साथ में आए। सोशल मीडिया पर इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने मैसेज किया और उम्मीद की है कि हिजबुल्लाह सही से काम करेगा।
ट्रंप की तरफ से कहा गया कि अब और हत्याएं नहीं होगी, शांति होनी चाहिए, यह भी उनकी तरफ से कहा गया। हालांकि इस पूरी वार्ता के दौरान हिजबुल्लाह नदारद रहा, क्योंकि लेबनान सरकार से बातचीत की गई। लेबनान सरकार से यह कहा गया कि हिजबुल्लाह पर वो लगाम लगाए, लेकिन इस सब में हिजबुल्लाह क्या मान जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से अभी भी इजराइल के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं और वो अपने ऊपर हुए हमलों का एक तरीके से बदला लेते हुए नजर आ रहा है। और अगर वो इजराइल की तरफ इसी तरीके से हमले करते रहेगा तो इजराइल कब तक इस सीज फायर का मान रखने वाला है, यह भी देखना होगा। दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई, मान लिया गया, स्वीकार कर लिया गया 33 साल बाद ये देश एक दूसरे के साथ बैठे, बातचीत पर सहमत हुए, एक दूसरे को बधाइयां दी, पोस्ट जारी कर दिए। लेकिन इसके बाद तस्वीर कुछ बदली नहीं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने उत्तरी लेबनान में, दक्षिणी लेबनान में एक बार फिर से हमला किया और दक्षिणी लेबनान में हमला करने के साथ साथ हिजबुल्लाह उसके जवाब देते हुए नजर आ रहा है। दोनों देश कुछ वक्त के लिए जरूर अपने हमलों की फ्रीक्वेंसी को, इंटेंसिटी को कम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये हमले एकदम से बंद हो गए हैं जैसा कि ईरान के साथ हो रहा है, ऐसा कतई नहीं है। सीज फायर के ऐलान के बाद उत्तरी इजराइल पर हमला हुआ है और ये कारमेल और नहारिया इलाकों पर रॉकेट अटैक हुए हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर हमला कर दिया है, आपको बताएं। इसी बात का जिक्र मैं कर रही थी अभी कि एक तरफ सीज फायर की बात की जा रही है, लेकिन हिजबुल्लाह पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रहा है और इजराइल पर हमला किया उसने। कारमेल और नहारिया इलाके में उसने रॉकेट से अटैक किया है। उसके बाद की ये तस्वीरें सामने आई हैं कि किस तरीके से यहाँ रॉकेट दागने के बाद धुएं का गुबार उठते हुए नजर आ रहा है और ये जगह उत्तरी इजराइल है, कारमेल और नहारिया। उत्तरी इजराइल को हिजबुल्लाह निशाना बना रहा है, दक्षिणी लेबनान को आईडीएफ निशाना बनाते हुए नजर आ रही है। कारमेल और नहारिया से ये तस्वीरें सामने आई हैं, सीज फायर का ऐलान, लेकिन इलाकों पर रॉकेट अटैक, और ये हिजबुल्लाह ने किया है। उत्तरी इजराइल पर यह हमला किया है और एक बार फिर से इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जो कुछ भी किया गया है साउथ लेबनान में, उसका बदला लेने का प्रयास हिजबुल्लाह करते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सीज फायर हो गया है, राष्ट्रपति ट्रंप पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि हिजबुल्लाह अच्छे से काम करेगा, शांति बनी रखेगी और इसके साथ साथ कोई भी बड़ा हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट करते ही दूसरी तरफ तस्वीरें आ जाती है उत्तरी इजराइल से। ये तस्वीर कुछ इस तरीके से सामने आती है जिसमें हमला बाकायदा रॉकेट से किया गया है और उसके बाद धुएं का गुबार उठते हुए देखा गया है। अभी भी हमलों की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी तो कम हुई है, लेकिन हमले फिर भी हो रहे हैं। ये दोनों देश अगर इसी तरीके से इस शांति को बना करके रखेंगे तो हो सकता है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध में एक शांति बातचीत के वक्त फिर से ये मैसेज देने की कोशिश की जाए कि इजराइल में जब सब कुछ शांत है, यानी लेबनान में वो तबाही मचाते हुए नजर नहीं आ रहा है, तो अब ईरान को भी मान लेना चाहिए और अमेरिका इस तरीके से उस पर भरपूर प्रेशर बनाने की कोशिश जरूर से करेगा। अमेरिका और ईरान के बीच में यूरेनियम संवर्धन दरअसल एक बड़ा मुद्दा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के यूरेनियम प्रोग्राम को लेकर के बड़ा बयान दिया, हालांकि ईरान ने इसे सिरे से नकार दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच यूरेनियम संवर्धन एक अहम मुद्दा रहा। अमेरिका ने ईरान के परमाणु बम बनाने के काफी करीब होने का दावा किया। उधर ईरान का साफ तौर पर कहना है कि परमाणु संवर्धन उसका अधिकार है और उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कामों के लिए है। अमेरिका ने बातचीत के लिए यूरेनियम संवर्धन रोकने की शर्त रखी। अमेरिका ने ईरान पर अपना संवर्धित यूरेनियम सौंपने के लिए भी दबाव बनाया। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया कि ईरान संवर्धित यूरेनियम को सरेंडर करने को तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ शांति समझौता करीब है और तेहरान संवर्धित यूरेनियम सौंपने को तैयार है। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया कि बिना स्पष्ट फ्रेमवर्क और अमेरिकी रियायतों के लिए कोई नई वार्ता संभव नहीं है। यूरेनियम संवर्धन और हार्मुज जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद बरकरार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने न्यूक्लियर डस्ट देने पर सहमति जताई है। ट्रंप के मुताबिक डील होने की बहुत अच्छी संभावना है और बातचीत काफी सफल रही है। ट्रंप ने दावा किया कि अगर समझौता हो जाता है तो हार्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा और तेल की सप्लाई सामान्य हो जाएगी। ट्रंप ने साफ कहा है कि किसी भी डील का सबसे अहम हिस्सा ये होगा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल ना कर सके। उन्होंने समय सीमा वाले किसी भी समझौते को खारिज करते हुए कहा कि स्थायी होना चाहिए। उधर ट्रंप के दावे को ईरान ने खारिज कर दिया। ईरानी संसद के स्पीकर
मोहम्मद बी गालिवाफ के करीबी सूत्रों के अनुसार अमेरिका को यूरेनियम देने को लेकर कोई बातचीत ही नहीं हुई। ईरान ने यह भी स्पष्ट किया कि आगे की बातचीत तभी होगी जब अमेरिका उसकी सभी शर्तों को मानेगा। दरअसल IAEA का दावा है कि ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित लगभग 440 किलोग्राम यूरेनियम है, जबकि इसे वेपन ग्रेड तक ले जाने के लिए 90% तक संवर्धित करना होगा। माना जा रहा है कि अगर ईरान इस प्रोसेस को पूरा कर लेता है तो वो 10 से ज्यादा परमाणु हथियार बना सकता है। अब आइए आपको बताते हैं राष्ट्रपति ट्रंप ने दूसरे दौर की वार्ता से पहले आखिरकार वो कौन कौन सी शर्तें हैं जो कि ईरान के सामने रखती हैं। 10 बड़ी शर्तों में अगर बात की जाए पहले पॉइंट की, तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की इजाजत मांगी गई है। ये शर्त रखी गई है, यानी IAEA जाकर के वहां पर निरीक्षण करेगी। 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम सौंपना और उसके संवर्धन कार्यक्रम को बंद करना भी इस शर्त का दूसरा अहम हिस्सा है। सभी तरह की मिसाइलों के भंडार को सार्वजनिक करना होगा। बताना होगा ईरान को कि आखिरकार उसके पास कितना बड़ा जखीरा है मिसाइलों का। लंबी दूरी की मिसाइलों पर नियंत्रण होगा, यानी लंबी दूरी की मिसाइल ईरान नहीं बना पाएगा और ये इजराइल का डर ज्यादा है, इसलिए अमेरिका इस पॉइंट को भी इसमें शामिल कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से नियंत्रण हटाना होगा। हालांकि ऐसा पहले नहीं था, लेकिन इस युद्ध के बाद ईरान अड़ गया है कि वो हॉर्मुज पर नाकेबंदी करेगा और वहां से टैक्स भी वसूलेगा। इसे हटाने की बात कही जा रही है अमेरिका की तरफ से। हॉर्मुज स्ट्रेट को अंतर्राष्ट्रीय मार्ग की मान्यता देना होगा, जो कि पहले से थी, लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे प्रॉक्सी नेटवर्क को मदद खत्म करनी होगी। इन्हें कोई पैसा रुपया आप नहीं दे पाएंगे ईरान, यानी कि ना ही उन्हें कोई मिसाइल दे पाएगा, ना ही किसी तरीके का कोई हथियार दे पाएगा ताकि वो दूसरे देशों पर उसका इस्तेमाल कर सके हमला करने में। IRGC और बासेस मिलिशिया को भंग करना होगा, यह भी कहा गया है। IRGC तो उनके लिए सीधे सीधे सेना है, अब वो कैसे उसे भंग करेंगे, ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स रखे गए जानबूझ करके अमेरिका की तरफ कि ईरान इसे माने ही ना और ईरान पर सब कुछ बाहर डाल दिया जाए कि ईरान की वजह से ये शांति वार्ता विफल हो गई है। अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। ट्रंप अपना एक और समझौता लेकर के जा रहे हैं, वो भी पेश करेंगे कि आप इस पर भी हस्ताक्षर करके दीजिए। जनवरी में हुए विद्रोह के दौरान नरसंहार के दोषियों को सजा देनी होगी, क्योंकि कहा यह गया था वेस्टर्न मीडिया के हवाले से कि 32,000 लोगों को कत्लेआम कर दिया गया था उस दौरान जब जनवरी में ये प्रदर्शन चल रहे थे। इसलिए उसे भी जग जाहिर करना होगा कि कितने लोगों को मारा है और जिन लोगों ने मारा है वो लोग कौन थे और उन्हें भी सजा देनी होगी। अब ईरान हमेशा से ही कहता रहा है कि उसका यूरेनियम प्रोग्राम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है। हालांकि अमेरिका ने इस बात पर आज तक भरोसा नहीं किया और उसके पीछे की वजह भी है कि संवर्धित यूरेनियम 15 से 20% जब होता है तब उसका इस्तेमाल ऊर्जा के लिए होता है, लेकिन जब वो 60 से 90% तक पहुंच जाता है तो उसका इस्तेमाल परमाणु हथियारों के लिए होता है। अब क्योंकि ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित लगभग 440 किलोग्राम यूरेनियम है, इसीलिए अमेरिका इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर यूरेनियम संवर्धन क्या होता है। प्राकृतिक यूरेनियम में आइसोटाइप U235 की मात्रा बढ़ाना। प्राकृतिक रूप से यूरेनियम के 2 आइसोटाइप मिलते हैं। पहला आइसोटाइप है U238 जिसमें 99.3% यूरेनियम इनरिच्ड होता है, इससे बम नहीं बनाया जा सकता। दूसरा आइसोटाइप होता है U235, इससे भी बम बनाया जा सकता है। गैस सेंट्रीफ्यूज प्रणाली से यूरेनियम संवर्धन होता है। यूरेनियम को गैस के रूप में सेंट्रीफ्यूज में डाल दिया जाता है और सेंट्रीफ्यूज को काफी तेजी से घुमाया जाता है। घूमते हुए सेंट्रीफ्यूज में U238 बाहर और U235 अंदर होता है। U235 का संवर्धन स्तर 90% से ज्यादा होने पर वेपन ग्रेड यूरेनियम बन जाता है। एक परमाणु बम के लिए 15 से 20 किलो हाई एनरिच्ड यूरेनियम की आवश्यकता होती है और ईरान के पास 20 से 25 बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है। और उसने कहा भी था जब ये वार्ता ओमान की मध्यस्थता में चल रही थी तब उसकी तरफ से कहा गया था कि वो मात्र 2 हफ्ते के भीतर अपने आप पर परमाणु हथियार बना लेगा और जब वहां पर मैन मेड भूकंप आते हैं तो इससे ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि उसकी तरफ से परमाणु हथियार बना लिए गए हैं, लेकिन पूरी दुनिया ये नहीं जानती। इसीलिए अमेरिका ने जानबूझ करके एक पॉइंट डाला है कि आप अंतरराष्ट्रीय एजेंसी को अपने यहां पर आकर के अपने परमाणु एनरिच्ड जो यूरेनियम है उसके बारे में पूरी तरीके से रिसर्च करने देंगे। खबर आ रही है कि सीजफायर के ऐलान के बाद लेबनान के लोगों ने घर वापसी शुरू कर दी है। इजरायली सेना की जो सीजफायर हुआ है उसके बाद लोगों ने घर वापसी शुरू की तो इजरायली सेना ने लोगों को चेतावनी देनी शुरू कर दी है।
हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी रहेगा ऑपरेशन, जारी रहेगी कार्रवाई, ये आईडीएफ की तरफ से कहा गया। लेबनान में मौजूद रहेगी सेना, ये भी इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया। तो एक तरफ तो लोग अपने घर वापस आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि सीज फायर हो गया 10 दिन का, तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हालात सामान्य हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए इजरायली सेना घर लौट रहे लोगों को चेतावनी दे रही है। उसने कहा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ अभी भी ये कार्रवाई इसी तरीके से जारी रहने वाली है, ये कार्रवाई खत्म नहीं हुई है। लेबनान में मौजूद रहेगी सेना, ये इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया है। ये कैसा सीज फायर है जो इजरायली डिफेंस फोर्स उनकी सरजमी से हटने के लिए तैयार नहीं है और दूसरी तरफ लोगों को चेता रही है कि ये कार्रवाई चलने वाली है। सीज फायर के ठीक पहले इजराइल का एक्शन भी देखने को मिला। लेबनान के दक्षिणी इलाके में एयर स्ट्राइक की गई और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा भी उनकी तरफ से कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है कि लेबनान के दक्षिणी इलाके में भी एयर स्ट्राइक की गई, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा उनकी तरफ से किया गया है। और इसके पहले भी जिस तरीके से साउथ लेबनान पर एयर स्ट्राइक की जा रही थी, उसी तरीके से एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की गई। तस्वीरें जरा देख लीजिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब लगातार यहाँ पर एयर स्ट्राइक करके साउथ लेबनान में सब कुछ तबाह कर दिया गया था। लेकिन इन सब के बीच में कुछ और तस्वीरें भी सामने आ गई कि लेबनान के दक्षिणी इलाके में एयर स्ट्राइक की गई है, ये वो जगह है जहां पर ये एयर स्ट्राइक की गई है और हिजबुल्लाह के ठिकानों को यहाँ पर निशाना बनाने का जो दावा है वो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से किया जा रहा है। अब अगर ऐसी तस्वीरें बार बार आती रहेंगी तो अमेरिका को भी सामने आकर के सवाल पूछना चाहिए कि ये किस तरीके का सीज फायर हुआ है, किस तरीके के सीज फायर पर आखिरकार इजराइल ने अपनी सहमति जताई है जब इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार यहाँ पर हमला करते हुए नजर आ रही है। इसके पॉइंट्स क्या रहे ये जरा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो बड़ी बड़ी बातें करते हुए ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने एक और देश के बीच में शांति स्थापित करवा दी है, लेकिन ये शांति स्थापित कितनी हुई है, किस हद तक हुई है, वो जरा समझना होगा। लेबनानी सरकार से बातचीत हुई है इजराइल की, हिजबुल्लाह से कोई बातचीत नहीं, और हिजबुल्लाह भी नहीं चाहता कि ये शांति वार्ता हो जाए, क्योंकि हिजबुल्लाह अभी तक बहुत ज्यादा नुकसान सह चुका है और वो इसका बदला लेना चाहता है, उसके लिए वो आतुर नजर आ रहा है। ये दो तस्वीरें हैं कि साउथ लेबनान में सब कुछ ठीक है, ये कहना बिल्कुल गलत है। इसीलिए वहां पर वापस आ रहे लोगों को ये चेतावनी दी गई है कि आप घर वापसी मत करिए, क्योंकि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली डिफेंस फोर्स अभी भी कार्रवाई करते रहेगी। अमेरिका और ईरान के बीच में दूसरे दौर की वार्ता जल्द शुरू हो सकती है, ये कयास है, क्योंकि 21 अप्रैल को ये जो इनका शांति वार्ता युद्ध विराम वाला स्टेटस था वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका वास्तव में डील करना चाहता है, या इस समय का इस्तेमाल वो अपने हथियारों के जखीरे को भरने के लिए करना चाहता है। और उसके पीछे की वजह जानकर के आप चौंक जाएंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वो अपने हथियारों के जखीरे को भरने के लिए दरअसल ये टाइम बाय कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता हो सकती है। इस बीच अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बना रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका दबाव बनाकर ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाने की कोशिश कर रहा है। सीजफायर के दौरान दोनों पक्षों के बीच दूसरे दौर की बातचीत जल्द ही शुरू हो सकती है। इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या ट्रंप का बदला रुख अमेरिका में हथियारों की कमी का दबाव है, या ईरान के खिलाफ एक बड़ी रणनीति का हिस्सा, क्योंकि दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर अमेरिका खुद ही हथियारों की कमी से जूझ रहा है। माना जा रहा है कि वार्ता के जरिए अमेरिका समय लेने की कोशिश कर रहा है। इस बीच अमेरिकी डिफेंस कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है। अमेरिका खुद दुनिया भर के 99 देशों को हथियारों की सप्लाई करता है। सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका से हथियार खरीदने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर सऊदी अरब है, जबकि इस फेहरिस्त में दूसरे नंबर पर यूक्रेन है। लेकिन ईरान से जंग के दौरान दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े सौदागर का जखीरा ही खाली हो गया। अमेरिका के पैट्रियट समेत बाकी डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों का जखीरा खत्म होने की कगार पर है। बताया जा रहा है कि इजराइल और अरब देशों ने अपनी 75% से ज्यादा अपनी इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल कर लिया है। अमेरिका पर अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा का भी दबाव है। ऐसे में मध्य पूर्व में हथियारों की कमी हो रही है। यूक्रेन और मध्य पूर्व में लगातार हथियार सप्लाई से अमेरिका के वॉर रिजर्व में गिरावट आई है।
माना जा रहा है कि वार्ता के लिए तैयार होने के पीछे हथियारों की कमी भी एक वजह हो सकती है, जबकि ईरान को चीन और रूस से बैकडोर से हथियार मिल रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों का हथियारों का प्रोडक्शन भी घटा है, जिससे अमेरिका पर दबाव बढ़ रहा है और वो लंबी जंग कैसे लड़ेगा। खबरों के मुताबिक जनवरी 2026 में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें डिफेंस कंपनियों को फटकार लगाई गई थी कि वो उत्पादन क्षमता बढ़ाने के बजाय स्टॉक बायबैक और डिविडेंड पर पैसा खर्च करें। अब उन्हें हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि पेंटागन ने अमेरिका के फोर्ड मोटर कंपनी और जीएम डिफेंस कंपनियों को भी दूसरे विश्व युद्ध जैसे हथियार बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? क्या वो ईरान को युद्ध विराम के जाल में उलझाकर हथियारों का प्रोडक्शन करेगा ताकि लंबा युद्ध लड़ सके? इसके लिए कुछ वक्त तक अपने सबसे महंगे और हाईटेक हथियारों की बिक्री पर भी रोक लगा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूएस 99 देशों को हथियार सप्लाई करता है, ऐसे में युद्ध में उतर गया है। बताया ये जा रहा है कि उसके यहाँ पर भी हथियारों की कमी हो गई है। इसी वजह से वो कोशिश ये कर रहा है कि कुछ वक्त इसमें बचा सके और हथियारों का फिर से एक बार जखीरा बढ़ा सके। क्यों? ईरान से जंग के दौरान यूएस के पास क्योंकि हथियारों की कमी आ गई है, इसलिए वो चाहता है कि प्रोडक्शन जल्दी से बढ़ जाए। खत्म होने की कगार पर डिफेंस सिस्टम्स की मिसाइलें वैसे ही पहुंच चुकी हैं, ये हकीकत है यूएस की। और इसके अलावा इजराइल और अरब में 75% से ज्यादा मिसाइलें खत्म नजर आ रही हैं। यही वजह रही कि यूक्रेन में जो डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए थे, साउथ कोरिया में जो डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए थे, वो मिडिल ईस्ट के देशों के लिए मंगवाने पड़ गए अमेरिका को। यूएस पर सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए भारी प्रेशर देखने को मिल रहा है, भारी दबाव उनके ऊपर बनते जा रहा है कि सैन्य ठिकानों की सुरक्षा करें। मध्य पूर्व में हथियारों की सप्लाई से यूएस का वॉर रिजर्व गिर गया है, इसीलिए वो जनरल मोटर्स से लेकर के फोर्ड तक को यह आदेश जारी करते हुए नजर आ रहा है कि आप द्वितीय विश्व युद्ध की तरह अब हमारे लिए भी हथियार बना करके तैयार करिए। तो आपने देखा कि ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने सैन्य बेस के साथ ही अपने सहयोगी देशों की हिफाजत के लिए भी डिफेंस सिस्टम तैनात करने पड़े। अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए भी थार्ड, पैट्रियट, डेविड स्लिंग जैसे डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। और यहां भी ईरान के कुछ लाख के ड्रोन को मार गिराने के लिए अमेरिका को करोड़ों की मिसाइल खर्च करनी पड़ गई है, जिसके बाद अब अमेरिका अपने खाली हुए जखीरे को भरने की कोशिशों में लग गया है और अमेरिकी सरकार ने देश में हथियारों का प्रोडक्शन तेज करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इन सब के बीच में यह भी जानकारी है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका साल 2021 से 2025 के बीच में हथियारों का नंबर 1 निर्यातक रहा है। कैसे रहा है वो जरा जान लीजिए। हथियारों का जो सौदागर है, सऊदी अरब को 2021-25 के दौरान यूएस ने सबसे ज्यादा हथियार बेचे हैं। ये सबसे ज्यादा खरीदार थे सऊदी अरब। अमेरिका ने करीब 12% हथियार सऊदी अरब को निर्यात कर दिए हैं, ये सिप्री की रिपोर्ट बता रही है। सऊदी को पिछले साल मिले 48 F-35 और एक था डिफेंस सिस्टम। ये पूरा उनके बीच में रक्षा मसौदा हुआ था कि वो 48 F-35 देंगे और इसके साथ साथ थर्ड डिफेंस सिस्टम भी देंगे। 2021-25 के बीच में यूक्रेन ने अमेरिका से दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हथियार खरीदे और इसके साथ साथ ये खुद भी मदद के तौर पर उन्हें बहुत सारे हथियार देते रहते हैं। इसके साथ 4 साल में अमेरिका ने यूक्रेन को अपने कुल हथियारों का 9% हिस्सा बेच दिया है। जब इतना बड़ा हिस्सा बेच दिया है तो आखिरकार इनके पास बचेगा क्या? अमेरिका ने यूक्रेन को मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियां भी बेची हैं। इसके साथ ही जापान में क्या हुआ? 2021-25 के बीच में जापान अमेरिका से हथियार खरीद के मामले में तीसरे नंबर पर रहा है। पहला, दूसरा और इसके बाद तीसरा। 4 साल में अमेरिका ने जापान को रडार सिस्टम्स और मिसाइलें बेचे हैं। जापान भी क्योंकि डर करके बैठा हुआ, चीन से अलग और साथ साथ उत्तर कोरिया से अलग, इसलिए उसे भी अपने रक्षा मसौदे को और ज्यादा बेहतरीन करने के लिए अमेरिका के साथ जाना पड़ा। रक्षा व्यापार के लिए उसके साथ जाना पड़ा। अमेरिका ने 2021-25 के दौरान 96 और देशों को भी हथियार मुहैया करवाए। यह भी एक सच है। 99 देशों को 2021 से लेकर के 2025 तक उसकी तरफ से हथियार बेचे गए हैं और इसी वजह से उसके यहाँ पर हथियारों की कमी आई है। और उसके साथ साथ जब वो इस पूरे युद्ध में उतरा हुआ है तो अच्छा खासा नुकसान उसे झेलना पड़ रहा है। सऊदी अरब से लेकर के यूक्रेन तक, जापान तक और अन्य देशों तक हथियारों की सप्लाई के मामले में अमेरिका नंबर 1 की स्थिति में बना हुआ है। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं
कि जनरल मोटर्स और फोर्ड को उसे ये आदेश देने पड़ रहे हैं कि आप हमारे लिए हथियार का प्रोडक्शन करना शुरू कर दीजिए। खबर ये है कि इजराइल लेबनान के बीच में 10 दिन का सीज फायर हुआ है और हिजबुल्लाह ने ईरान के दबाव को इसका परिणाम बता दिया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि ईरान का जो प्रेशर बना है उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, ईरान के दबाव की वजह से ये सीज फायर लागू हुआ है। हिजबुल्लाह इसका पूरा क्रेडिट देते हुए नजर आ रहा है ईरान को कि ईरान ने दरअसल अमेरिका पर यह प्रेशर बनाया कि पहले आप इजराइल और लेबनान में बातचीत करवाइए, उनके बीच में शांति वार्ता होगी, तभी इस युद्ध में हम आगे बढ़ पाएंगे। और हिजबुल्लाह इसका क्रेडिट देते हुए ये कह रहा है कि ईरान के प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से ये परिणाम सामने है कि सीज फायर लागू हो पाया। 10 दिन का सीज फायर लागू हो गया। 14 अप्रैल को लेबनान और इजराइल के बीच में बातचीत हुई, कई मुद्दों पर सहमति बनी, जिसके बाद 10 दिनों के लिए सीज फायर लागू किया गया। हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान के प्रेशर की वजह से हुआ है, जिसके आगे बाकी देशों को नतमस्तक होना पड़ा और इस सीज फायर को लागू करना पड़ा। हालांकि ईरान की तरफ से बार बार ये बयान दिए जा रहे थे, वो ये कह भी रहा था कि पहले लेबनान में आप शांति वार्ता करवाइए इजराइल के साथ, लेबनान में शांति स्थापित करवाइए, तब जाकर के ईरान और अमेरिका के बीच में ये शांति हो पाएगी। क्योंकि अगर आप हिजबुल्लाह पर लेबनान में हमले करते रहेंगे, अगर आप उसे शांति वार्ता में नहीं लेकर के आएंगे तो इस शांति का कोई मतलब नहीं। और अमेरिका ने इस बात को समझते हुए दोनों ही देशों को सामने बुला लिया और दोनों देशों को आपस में बैठा करके उनकी बातचीत भी करवा दी। इस बीच युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं कि सीज फायर के बीच में किस तरीके से जो लोग हैं वो घर लौटते हुए दिख रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में घर लौटते हुए विस्थापित लोग देखे गए हैं, लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्स इनसे भी ये कहते हुए नजर आ रही है कि आप अभी वापसी मत करिए, क्योंकि हिजबुल्लाह के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी रहने वाली है। लेकिन लोग अभी भी अपने घरों को लौट रहे हैं। उन्हें जैसे ही ये थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, वो दर भटकने को जो लोग मजबूर थे वो किसी तरीके से अपने टूटे फूटे घर में ही सही लेकिन वापस जाना चाहते हैं। वापसी वो कर भी रहे हैं, लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स उन्हें मना करते हुए नजर आ रही है। और दूसरी तरफ लेबनान की सरकार भी उनसे ये कह रही है कि आप अभी वापसी मत करिए, क्योंकि हो सकता है वहां पर कुछ एक्टिव बम हो और ऐसे में आप लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहां से निकलने के बाद भी वो वैसे भी दर की ठोकरें ही खा रहे थे। ऐसे में अपने घर पर जाकर के वो सब कुछ ठीक होते हुए देखना चाहते हैं, इसीलिए लोगों ने अपने घरों की तरफ वापसी करना शुरू कर दिया है। इजराइल लेबनान के बीच में 10 दिन का जो सीज फायर हुआ है उसकी वजह से लोगों में खुशी भी है, जश्न भी वहां पर देखा गया। लेकिन अब जो लोग वापस आ रहे हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। और ये इंतजार करने के लिए लेबनान की सरकार भी कहते हुए नजर आ रही है और इजरायली डिफेंस फोर्स भी कहते हुए नजर आ रही है, क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्स का ये कहना है कि हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहने वाले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में 21 अप्रैल के पहले दूसरे दौर की जो बातचीत होने वाली है, हालांकि ये प्रस्तावित है, ये सिर्फ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से कहा गया था कि दूसरे दौर की बातचीत हम कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से भी कहा गया, लेकिन ना तो कोई तारीख बताई गई, ना ही कोई जगह। लेकिन माना यह जा रहा है कि 21 अप्रैल के पहले दोनों देश एक बार फिर से बातचीत पर आ सकते हैं। और अगर ये बातचीत पर आ सकते हैं तो इनके पास सबसे पहला ऑप्शन यही होगा कि देखिए, जो मांग थी कि मिडिल ईस्ट में, लेबनान में भी शांति वार्ता हो, वो हो चुकी है। तो अब ईरान को हमारे मसौदों पर मान जाना चाहिए, ईरान को हमारे दिए गई शर्तों पर राजी हो जाना चाहिए, ताकि इस युद्ध विराम को पूरे तरीके से हमेशा के लिए लागू किया जा सके। ये 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन का टाइम बाय ना करना पड़े। एक तरफ लोग अपने घरों की तरफ आ रहे हैं, दूसरी तरफ लेबनान में जो 10 दिन का सीज फायर हुआ है, हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि ये ईरान के प्रेशर की वजह से हुआ है। ईरान को वो क्रेडिट देते हुए नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में कुछ वक्त की ये जो शांति है वो फिर से सुनामी लेकर के ना आ जाए, हर कोई यही सोच करके डरा हुआ है। इसीलिए लोग ये चाहते हैं कि जब दूसरे दौर की बातचीत हो तो ईरान और अमेरिका दोनों ही कुछ शर्तों पर सहमत तो हो जाए, ताकि ये युद्ध विराम अब कुछ लंबा हो जाए। आखिरकार मिडिल ईस्ट में जंग के सुलगते हुए दूसरे फ्रंट पर भी सीज फायर हो गया है। अमेरिका में हुई बैठक में इजराइल और लेबनान के बीच में 10 दिन का संघर्ष विराम हो गया, लेकिन उसके पीछे क्या क्या पॉइंट्स रखे गए थे वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में एक और तो अमेरिका और ईरान के बीच जंग चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष जारी है। हालांकि ईरान ने बातचीत के पहले दौर के लिए ही लेबनान में संघर्ष विराम की शर्त रखी थी,
लेकिन इजराइल ने लेबनान पर बारूदी बारिश जारी रखी। हालांकि अब लेबनान के मोर्चे पर भी एक अहम फैसला किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लेबनान और इजराइल युद्ध के बीच बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिनों के युद्ध विराम पर सहमति बन गई है, जिसका मकसद क्षेत्र में तनाव कम करना है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर युद्ध विराम की घोषणा करते हुए कहा कि ये लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई बातचीत के बाद हुआ। दरअसल इजराइल और ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के बीच लंबे समय से जंग चल रही है। हालांकि इस दौरान लेबनान और इजराइल ने वाशिंगटन में पहली बार सीधी राजनयिक वार्ता की। उधर लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन के कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप और लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ आउन के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान राष्ट्रपति आउन ने लेबनान में युद्ध विराम कराने और स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया। दावा किया गया कि ट्रंप के प्रयासों की वजह से ही क्षेत्र में शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता खुला। उधर लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने भी सीज फायर का स्वागत किया। अमेरिका ने इजराइल लेबनान सीज फायर पर 6 मुद्दों का प्लान जारी किया। इसमें इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया, यानी अगर उस पर हमला होता है या कोई खतरा दिखता है तो वो भी अपनी रक्षा के लिए कार्रवाई कर सकता है। समझौते में यह भी साफ किया गया कि इजराइल लेबनान के अंदर किसी तरह का हमला नहीं करेगा। वो जमीन, हवा या समुद्र के रास्ते लेबनान के किसी भी नागरिक, सैन्य या सरकारी ठिकाने को निशाना नहीं बनाएगा। समझौते में लेबनान की जिम्मेदारी भी तय की गई। लेबनान सरकार को अपने देश में सक्रिय उग्रवादी संगठनों, खासकर हिजबुल्लाह और दूसरे हथियारबंद गुटों को रोकना होगा, ताकि वो इजराइल पर कोई हमला न करे। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लिया जा सकता है। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि लेबनान की सुरक्षा और संप्रभुता की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी अपनी सेना और सुरक्षा एजेंसियों की होगी। कोई दूसरा देश या संगठन इस पर दावा नहीं करेगा। साफ है कि यह समझौता इजराइल और लेबनान के बीच शांति स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। अब 10 दिन का सीज फायर का घोषणा तो कर दिया गया है, लेकिन इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर का ये प्लान क्या है वो जरा जान लीजिए। इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार होगा। हमला होने या खतरा दिखने पर इजराइल उसका जवाब दे सकता है, ये कहा गया। लेबनान में नागरिक या सैन्य ठिकाने पर हमला इजराइल की तरफ से नहीं किया जाएगा, इस पर सहमति बनी है। देश में उग्रवादी संगठनों को लेबनान सरकार रोकेगी, यानी हिजबुल्लाह को लेबनान सरकार रोकेगी। अब ये उनके बस के बाहर की बात नजर आती है, क्योंकि लेबनान सरकार कभी भी हिजबुल्लाह को रोक नहीं पाए, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा बढ़ गया, उसने राजनीतिक संगठन तक खड़ा कर दिया। हिजबुल्लाह और दूसरे गुटों को रोकने की जिम्मेदारी लेबनान पर होगी। जरूरत पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेबनान ले सकता है, इसीलिए ले सकता है ताकि वो हिजबुल्लाह जैसे तमाम संगठनों को रोक सके। लेबनान की सेना और सुरक्षा एजेंसियां अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगी। बातचीत सफल होने पर आगे इस युद्ध विराम को बढ़ाया जा सकता है, यानी 10 दिन का ये युद्ध विराम आगे भी जारी रह सकता है। अब खबर ये आ रही है कि लेबनान और इजराइल के बीच में सीज फायर का जो ऐलान हुआ है, ऐलान के बाद बेरूत में लोग जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। झंडे लहरा करके जश्न मनाया जा रहा है। जिस तरीके का जश्न आपने ईरान में देखा था, उसी तरीके का जो जश्न है वो अब बेरूत में देखने को मिल रहा है। लोग मोटरसाइकिल पर ये बाइक रैली निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ये मोटरसाइकिल पर बैठ करके अपने देश का झंडा लेकर के निकले हुए हैं। बाइक रैली की तरह इसे कोशिश की जा रही है कि निकाल सके, और ये जश्न मनाया जा रहा है। सड़कों पर लोग कार लेकर के भी निकले हैं, अपने देश का झंडा लेकर के निकले हुए हैं और इस तरीके से जश्न मनाते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। और जश्न मनाने वाली बात है, क्योंकि एक लंबे वक्त से हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान के लोग पीड़ित हैं, जिसकी वजह से बार बार इजराइल इन पर अटैक करता है और सबसे ज्यादा नुकसान हिजबुल्लाह से ज्यादा इन आम लोगों का होता है। लोग इसीलिए खुश नजर आ रहे हैं कि 10 दिन का ही सही, कम से कम 10 दिन हमारे शांति से तो कटेंगे। इसीलिए ये सड़कों पर उतरे हुए हैं, रैली करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने देश का झंडा लिए हुए हैं, लेबनान का झंडा लिए हुए हैं। ये राजधानी बेरूत की तस्वीरें हैं, जहां से देर रात जैसे ही ये घोषणा हो गई थी कि अब 10 दिन का युद्ध विराम रहेगा, लोग इस तरीके से जश्न मनाते हुए देर रात नजर आते हैं। लेबनान में सीज फायर का जश्न मनाते हुए जो लोग नजर आए हैं, बेरूत के बाहरी इलाके में लोगों में उत्साह है। लोगों ने यहाँ पर फायरिंग करके जश्न मनाया है। तो एक और तस्वीर आ रही है कि लोग इस तरीके से खुश नजर आ रहे हैं कि वो यहाँ पर फायरिंग करके इस जश्न को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर जरा देख लीजिए, लोग सड़कों पर खड़े होकर के फायरिंग कर रहे हैं। ये उनके जश्न मनाने का अंदाज है। वो इस तरीके की आवाजों से पहले ही बहुत तंग आ गए थे और इसी तरीके से फिर से आवाजें करके वो अपने जश्न का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको ये तस्वीर फुल स्क्रीन दिखाते हैं और समझाते हैं कि किस तरीके से ये जश्न बेरूत के अंदर मनाया गया है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइएगा और इसमें
सुनाते हैं आपको कि बेरूत के बाहरी इलाकों में जश्न कैसा। तो देखा आपने कि किस तरीके से लोग यहाँ पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। एक तरफ सड़कों पर उतर करके कार और बाइक के माध्यम से रैली निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर में वो खुद बंदूकों की आवाज पर शोर करके अपने जश्न का, अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये उनके जश्न मनाने का तरीका है। बेरूत में लोग इस बात से खुश हैं कि कम से कम 10 दिन तो चैन से रहेंगे। अगर हिजबुल्लाह की तरफ से कोई बड़ा हमला नहीं किया गया तो इजरायली डिफेंस फोर्स भी वो बड़ा हमला नहीं करेगी, क्योंकि इस पूरे मसौदे में यही कहा गया है कि इजराइल को अपने देश की सुरक्षा करने का अधिकार है। तो लेबनान को यह कहा गया है कि आपको हिजबुल्लाह पर लगाम लगानी होगी, उसे रोकना होगा ताकि वो दूसरे देशों में आतंकवाद को बढ़ावा ना दे पाए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज का सहारा लीजिए या फिर किसी और दूसरे देश का सहारा लीजिए, लेकिन हिजबुल्लाह को किसी तरीके से वहां पर कंट्रोल करिए, काबू करिए। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि लोग वहां कितने ज्यादा परेशान थे जो सिर्फ 10 दिन के सीज फायर पर इस तरीके से खुश हो गए। हालांकि इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध विराम का ऐलान हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संघर्ष विराम टिक पाएगा, क्योंकि इजराइल तो चुप बैठ गया, हिजबुल्लाह लगातार इजराइल की तरफ हमले करते जा रहा है और थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। अमेरिका में इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ। ये 10 दिन का सीज फायर कुछ घंटों भी नहीं चल पाया। सीज फायर लागू होने के पहले तो बम बरस ही रहे थे। युद्ध विराम लागू होने के बाद भी बारूदी बारिश का सिलसिला जारी रहा। युद्ध विराम लागू होते ही बेरूत के दक्षिणी इलाकों से गोलियों और रॉकेट दागे जाने की आवाजें सुनाई देने लगी, जिसने समझौते की असलियत पर ही सवाल खड़ा कर दिया। खबरों के अनुसार सीज फायर लागू होने के कुछ ही देर बाद आधे घंटे तक भारी गोलीबारी और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी दागे जाने की आवाजें सुनी गई। आसमान में लाल ट्रेसर बुलेट्स भी दिखाई दिए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। युद्ध विराम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर घोषित किया गया था, जो इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच हफ्तों से चल रही भीषण लड़ाई को रोकने के लिए किया गया था। हालांकि सीज फायर लागू होते ही हालात फिर बिगड़ते नजर आए। लेबनानी मीडिया का दावा है कि दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में इजराइल की ओर से गोलीबारी जारी रही। जबकि कुछ जगहों पर मशीन गनों से फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी। इससे साफ संकेत मिलता है कि जमीन पर हालात अभी पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं है। सीज फायर से ठीक पहले भी दोनों पक्षों के एक दूसरे पर हमले जारी थे। उत्तरी इजराइल में रॉकेट हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के लॉन्चर्स ठिकानों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि सीज फायर लागू होते ही बड़ी संख्या में लोग बेरूत के दक्षिणी इलाकों में लौटने लगे। सड़कों पर भीड़, गाड़ियों की कतारें और हिजबुल्लाह के झंडे और पोस्टर दिखाई दिए। हालांकि हिजबुल्लाह और लेबनानी प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी कि वो जल्दबाजी में वापस न लौटें, क्योंकि इलाके में बिना फटे बम और दूसरे खतरे मौजूद हो सकते हैं। साफ है कि भले ही कागजों पर इजराइल और लेबनान के बीच समझौता हो गया, लेकिन ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह इस सीज फायर को जमीन पर उतारने के पक्ष में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब सवाल यह कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच की दुश्मनी आखिरकार कितनी पुरानी है। तो आपको बताएं कि इजराइल के खिलाफ 1996 में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने
युद्ध की शुरुआत कर दी थी। 1996 बहुत पुराने वक्त की बात है। इजरायली सेना पर हमलों के विरोध में इजरायल की कार्रवाई देखने को मिली थी। ये 30 साल पुराना हमला। संयुक्त राष्ट्र के फैसले के मुताबिक इजरायल ने वापस अपनी सेना को वहां से बुला लिया था, लेकिन तभी से इस पूरी दुश्मनी की शुरुआत हो गई थी। इसके साथ साथ जुलाई 2006 में हिजबुल्लाह ने सीमा पार करके इजरायल में दाखिल होकर के इजरायल पर हमला कर दिया था। हिजबुल्लाह के 2 जवानों का अपहरण हुआ और हत्या भी कर दी गई। इसके साथ ही इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग की शुरुआत कर दी थी। यहीं से करीब 5 हफ्तों में हिजबुल्लाह के कई अहम ठिकानों पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने उस वक्त भी हमले किए थे 2006 में। उसके बाद अक्टूबर 2023 को जरा याद करिएगा, जब हमास पर इजरायल के हमलों को हिजबुल्लाह ने खड़े होकर के समर्थन दे दिया था। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। इसके साथ ही ईरान पर यूएस इजरायल के हमलों का हिजबुल्लाह ने विरोध किया था। ये जो हमले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, ईरान ऐसा कहते हुए नजर आ रहा था। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजरायल पर हमले शुरू कर दिए इन सब के बीच में, और इसी के जवाब में दक्षिणी लेबनान पर कब्जा करके बफर जोन इजरायल बनाना चाहता है ताकि वो हिजबुल्लाह से अपनी और अपने देश की रक्षा कर सके। इजरायल का लेबनान पर एक और बड़ा अटैक देखने को मिला। एक गाड़ी पर इजरायली डिफेंस फोर्स के ड्रोन ने हमला कर दिया है। माउंट लेबनान और बेक्का के बीच में यह अटैक किया गया है। ये जो हमला किया गया है वो एक गाड़ी पर किया गया, जिसके बाद ये ड्रोन हमला था, जिसके बाद की तस्वीरें जरा देखिए। गाड़ी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। ये जो जगह है वो माउंट लेबनान और बेक्का बताई जा रही है, उसके बीच में ये अटैक किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने जब ड्रोन से हमला किया तो ये गाड़ी उसकी जद में आ गई, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, जल करके राख हो चुकी है। कई जगह पर इजरायली डिफेंस फोर्स लेबनान में हमले करते हुए नजर आ रही है। आपको याद होगा कि एक हमला ऐसा ही किया गया था जिसमें 3 पत्रकार मौजूद थे गाड़ी के भीतर, और उसमें 2 लोगों की जान भी चली गई थी। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक बार जब फिर से अटैक किया है ड्रोन से, तो उस ड्रोन की जद में ये गाड़ी आ गई है जो पूरी तरीके से तबाह हो गई है, और ये पूरी घटना माउंट लेबनान और बेक्का के बीच हुई है। अरब सागर में ईरान के खिलाफ यूएस की नाकेबंदी जारी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन से नाकेबंदी का अभियान चल रहा है। तो ये खबर आ रही है कि अभी भी नाकेबंदी यहां पर चल रही है अरब सागर में। पहले से हालांकि यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती वहां से थी और अभी भी वहां पर तैनाती है। लिंकन पर F-35C, F-A-18 फाइटर जेट मौजूद है। E-2D कमांड और कंट्रोल विमान, MH-60 हेलीकॉप्टर भी वहां पर मौजूद है। ये अब्राहम लिंकन की तस्वीर है। अब्राहम लिंकन की मौजूदगी सबसे शुरुआत से है। अगर आप पूछेंगे कि सबसे पहले कौन सी वॉरशिप को वहां पर भेजा गया था, तो अब्राहम लिंकन को ही वहां पर भेजा गया था। उसी युद्धपोत को सबसे पहले वहां पर भेजा गया था। इसके साथ साथ कुछ और युद्धपोत भी वहां पर भेजे गए, लेकिन उन्हें जैसे यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड उन्हें वापस बुला लिया गया था। हालांकि उसमें कुछ खामियां थी, उसकी वजह से उसे वापस बुलाया गया था, लेकिन अब्राहम लिंकन जस का तस वहीं पर अभी भी तैनात है। फारस की खाड़ी से वो अभी भी हटा नहीं है। कई बार ईरान की तरफ से ये जरूर कहा गया कि उसने यूएसएस अब्राहम लिंकन को क्षति पहुंचाई है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। यूएसएस अब्राहम लिंकन जहां पर पहले से तैनात था वो अभी भी वहां पर तैनात है, और जब तक अमेरिका का ये पूरा युद्ध विराम खत्म नहीं हो जाता है, यानी अगर उसे ये लगता है कि दोबारा से युद्ध करने की आवश्यकता है, दोबारा से ईरान को निशाना बनाने की आवश्यकता है, तब तक वो यूएसएस अब्राहम लिंकन को वहीं फारस की खाड़ी में रोक करके रखेगा। जब उसे लगेगा कि नहीं, अब सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया गया है ईरान के साथ, अब हमें यहाँ से वापस अपना बोरिया बिस्तर समेट करके जाना है, उस दिन वहां से अब्राहम लिंकन को हटाया जाएगा। दूसरी तरफ लेबनान में सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कुछ इलाकों में बावजूद इसके हमले किए गए हैं, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसके साथ साथ बताया ये गया कि हिजबुल्लाह की तरफ से इसकी शुरुआत की गई उत्तरी इजराइल पर हमला करके, जिसकी वजह से उसके जवाब में इजरायली डिफेंस फोर्स ने ये हमले किए हैं। मिडिल ईस्ट में शांति वार्ता तेज हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि लेबनान और इजराइल शांत हो गए हैं 10 दिन के लिए, और 21 अप्रैल तक ईरान और अमेरिका शांत रहने वाले हैं। इन सब के बीच में अगर बातचीत होती है तो हो सकता है कि कुछ सकारात्मक पक्ष देखने को मिले, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरफ से तारीखों का ऐलान या जगह का ऐलान नहीं किया गया शांति वार्ता के लिए। तो विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।